नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। इस क्वेश्चन सीरीज में आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर से बिलोंग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पहले 2023 या इसके पहले की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आइए आज हम क्वेश्चन सीरीज में सेल बायोलॉजी चैप्टर से हमारे बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है जिसमें दिया है सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन, कोशिकांग मिलते हैं, है ना। कोशिकांग मतलब कोशिका में मिलने वाले छोटे मोटे अंग। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तो हमने उसमें स्टडी किया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब झिल्ली से घिरी हुई एक रचना, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, गोल्जी काय, और भी कोशिकांग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सारे कोशिकांग किसका भाग है? यूकैरियोटिक कोशिका। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम इस टाइप का कोई भी अंग इधर नहीं पाया जाता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर कोशिकांग नहीं पाए जाते, कोशिकांग अनुपस्थित। किस में अनुपस्थित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते। सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक कोशिका, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दिया है सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन, कोशिकांग पाए जाते हैं, तो हमारा जवाब होगा यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन हमको पूछा है। पहले तो जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस प्रकार का एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन कार्य है ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना। अब ये क्या होता है वो भी इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जब हम शुगर के साथ, शर्करा के साथ किसको जोड़ते हैं? प्रोटीन को। तो शुगर और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बने यौगिक को, दोनों के कॉम्बिनेशन से बने कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एक और काम है इसका, यहाँ बता देता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में दिख जाए आपको। शुगर प्लस फैट या लिपिड, तो शुगर प्लस लिपिड दोनों मिलकर बनते हैं ग्लाइकोलिपिड, है ना। तो ये दोनों काम कहाँ होते हैं? ये दोनों काम होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इन दोनों को एक साथ इंग्लिश में बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, प्रोटीन और वसा का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ संपन्न होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संपन्न होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोशिका का रसोई घर है। तो हम सब जानते हैं किचन ऑफ द सेल, रसोई घर क्या होता है? ठीक है, जहाँ भोजन बनता है। तो कोशिका में भोजन किस स्थान पर बनता है? हम सब जानते हैं भोजन बनाने की क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण कौन से कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। तो हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हिंदी में हरित लवक। हरित लवक को हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं या किचन ऑफ द सेल बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। अंकुरित बीजों में फैटी एसिड को विशेष रूप से निम्नीकृत किया जाता है। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन में आप गहराई में जाएंगे तो अंग्रेजी में लिखा है डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन। डिग्रेडेड मतलब हिंदी में निम्नीकृत, मतलब और अच्छे से कहें तो फैटी एसिड को तोड़ना। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल का टूटना या निम्नीकरण होना, यह कार्य करता है ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, यह कार्य करता है ग्लाइऑक्सिसोम। कैसे करता है? तो हमने ग्लाइऑक्सिसोम जब थ्योरी में पढ़ा था तो हमने कहा था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑकर्स इन। वसा का बीटा ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में। इन शॉर्ट में बीटा ऑक्सीडेशन भी बता देता हूँ। मान लो ये वसा है, वसा मतलब ये COOH ग्रुप है। अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री आती हो तो आप मेरी इस बात को जल्दी समझेंगे। यहाँ पर पहला कार्बन जो है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इस बीटा वाले कार्बन में क्या हो जाना? ऑक्सीकरण हो जाना। इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कहाँ पर होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में। ऐसा हमने थ्योरी में, नोट्स में डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तान लवक का कार्य है ना। तो पहले ये जानना होगा तान लवक किसको बोल रहे हैं। थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेने से मदद जरूर मिलेगी। अंग्रेजी में बोला है उसने टोनोप्लास्ट। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ कि टोनोप्लास्ट का मीनिंग क्या है, आखिर टोनोप्लास्ट क्या होता है। तो स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको टोनोप्लास्ट। अंग्रेजी में अगर हम टोनोप्लास्ट देखें तो क्या है? तो वैक्यूल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रिक्तिका, उस रिक्तिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है ना, तो रिक्तिका की झिल्ली, रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? तो जवाब है रिक्तिका की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट क्या करती है? सांद्रता प्रवणता के खिलाफ, मतलब बाहर जो कोशाद्रव्य है, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो यहाँ बाहर एक द्रव है जिसका नाम है कोशाद्रव्य। अगर किसी पदार्थ की मात्रा कोशाद्रव्य में ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है ना, मान लो यूरिया है या और भी पोटेशियम है, क्लोराइड है, इन सब को झिल्ली मतलब टोनोप्लास्ट अपने भीतर बुला लेती। अब टोनोप्लास्ट कहाँ है? तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ दिया हुआ है टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन है ये टोनोप्लास्ट है। ये टोनोप्लास्ट नाम की झिल्ली विभिन्न आयन को, खनिज लवण को अपने भीतर आने देती है और यहाँ पर इन सारे पदार्थों का संचय कर लेती है, स्टोर कर लेती है। कैसे स्टोर कर लेती है? तो आपको क्वेश्चन के जवाब में दिया है सांद्रता प्रवणता के खिलाफ। अब ये क्या होता है भाई? सांद्रता प्रवणता के खिलाफ। सांद्रता प्रवणता का मतलब है कि मान लो एक तरफ किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और दूसरी किसी तरफ उस पदार्थ की मात्रा कम है, तो कायदा यह कहता है कि जिधर ज़्यादा मात्रा है उधर से कम की तरफ जाना चाहिए, पर यह तो उल्टा करवा देती है। ज़्यादा से कम की तरफ जाने के बजाय कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है ना। इधर मात्रा पदार्थ की ज़्यादा है, इधर पदार्थ की मात्रा कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ फ्लो करवा देती है। तो बाहर मात्रा इन सब की ज़्यादा, सोडियम, यूरिया, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब की बाहर मात्रा ज़्यादा है, तो उधर से किधर बुला लेगी? अंदर की तरफ। तो आपका आंसर जो आपको दिख रहा होगा उसमें आपको दिखेगा कि तान लवक सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पदार्थ के परिवहन को सुसाध्य बनाती है। यह इसका कार्य है। ठीक है, किसका कार्य? टोनोप्लास्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त मतलब सेमी ऑटोनोमस, अंग्रेजी में बढ़िया लिखा है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो दो लोगों को बोलते हैं, और वो दो लोग कौन कौन हैं? सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट।
आपको अगर पता हो तो सूत्रकणिका को अंग्रेजी में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वशासी कोशिकांग। क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। दोनों को बोलते हैं अर्ध स्वशासी, या जैसा कि प्रश्न में लिखा है अर्ध स्वायत्त। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए, स्वयं का आरएनए, स्वयं का 70S राइबोसोम होने के कारण बहुत सारे कार्य ये दोनों भाई खुद ही निपटा लेते हैं। यह कार्यों के लिए दूसरों पर मिनिमम डिपेंड करते हैं, अधिकांश काम खुद कर लेते हैं, इसलिए इनको हम अर्ध स्वशासी कोशिकांग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आपके सामने है। नीचे सूचीबद्ध सभी 4 कोशिकांगों में से 3 में एक सामान्य विशेषता है और एक कोशिकांग चुनिए जो इस सामान्य विशेषता को साझा नहीं करता है। Among all the 4 organelles listed below, 3 of them have common features. Choose the one organelle does not share this common feature. ठीक है, तो वो ऑर्गेनेल चुनना है जिसमें एक फीचर नहीं है। तो मैं बात करूं केंद्रक की, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। केंद्रक के चारों तरफ आप देखेंगे दोहरी झिल्ली दिखाई देगी। ये मैं केंद्रक की झिल्ली बता रहा हूं आपको, है ना। केंद्रक के स्ट्रक्चर में आपको चारों तरफ दोहरी झिल्ली दिखाई देगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये केंद्रक है, इससे जुड़ा हुआ ऐसा ER होता है, जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा है डिटेल में, है ना। तो केंद्रक की झिल्ली कैसी है? दोहरी झिल्ली। ये केंद्रक लिख देता हूं, दोहरी झिल्ली। इसी प्रकार हरित लवक, हरित लवक की भी झिल्ली कैसी होती? दोहरी। जिन लोगों ने हरित लवक का डायग्राम डिटेल में पढ़ा है उनको पता होगा कि ऐसा डायग्राम अपन ने हरित लवक का बनाया था, उसमें भी दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली। और अंदर फिर वही स्ट्रक्चर क्या होते हैं अंदर, वही ग्रेना, लेमेला पढ़े हैं अपन ने, इस तरह से। तो हरित लवक में भी दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली। ठीक है, हरित लवक की झिल्ली भी दोहरी है। इसी प्रकार अगर मैं आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको दोहरी झिल्ली मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर यहाँ बता रहा हूँ। इस तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल डायग्राम में बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैसी है? दोहरी झिल्ली। तो आपको मिल गए कॉमन फीचर, तीनों में दोहरी झिल्ली है। कौन तीनों? तो पहला तो केंद्रक, दूसरा हरित लवक और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, या जिसको हम हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इन तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, लेकिन तारक केंद्र जिसको अंग्रेजी में सेंट्रियोल बोलते हैं, इसके चारों तरफ कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब इसमें दोहरी झिल्ली अनुपस्थित, दोहरी झिल्ली अनुपस्थित। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? तारक केंद्र। वो बोल रहा है उसको चुनो जिसके पास बाकी तीनों जैसे कैरेक्टर नहीं है। बाकी तीनों में, केंद्रक में दोहरी झिल्ली, हरित लवक में दोहरी झिल्ली, सूत्रकणिका में दोहरी झिल्ली। आइए क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं। क्रोमोसोम पर उपस्थित प्राथमिक संकुचन को हम लोग क्या पुकारते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम पर उपस्थित प्राथमिक संकुचन। प्राथमिक संकुचन ये, यहाँ पर क्रोमोसोम आप देखेंगे तो क्रोमोसोम पिचका हुआ है। क्रोमोसोम के इस पिचके हुए भाग का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। तो आपको एग्जाम में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन के आंसर में कि सेंट्रोमियर फर्स्ट आंसर में है, जिसको हम हिंदी में गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो जहाँ पर जाकर के क्रोमोसोम पिचक जाता है, क्रोमोसोम के पिचके हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। आइए आगे हम बढ़ते हैं। एक्सोनीम में लंबे अक्ष के समांतर चल रही कुछ संख्या में सूक्ष्म नलिकाएं होती है। एक्सोनीम में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या होती है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। अब अगर बच्चे ने एक्सोनीम पढ़ा ही नहीं है तो वो कभी इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, पर अगर उसने
ठीक से सीलिया और फ्लेजेला पढ़े हैं तो वो समझ जाएगा। सीलिया और फ्लेजेला है ना, ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका डायग्राम है? सीलिया का और फ्लेजेला का। अब सीलिया फ्लेजेला हिंदी में कहें तो पक्षमाभ और कशाभ, ठीक है, इसके दो नाम हैं, पक्षमाभ और फ्लेजेला को कशाभ। पक्षमाभ कशाभ का ये अनुप्रस्थ काट है। जब हम पक्षमाभ और कशाभ को इस तरह से काटते हैं तो बाहर की तरफ सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है और पक्षमाभ कशाभ के केंद्र में सेंट्रल पार्ट को हम लोग एक्सोनीम कहते हैं। तो पहले तो ऐसा समझो कि ये परिधि में प्लाज्मा झिल्ली है और ये जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो अनेक लोगों को, कई लोगों को ये पता नहीं भी चल पाता जब तक पढ़ाई नहीं करें। तो एक्सोनीम केंद्रीय भाग का नाम है। एक्सोनीम केंद्रीय भाग है, उसके अंदर आपको जो बताना है वो क्या है? तो आप अगर संरचनाओं को गिन सकते हैं तो ये आपको दो लोगों से मिलकर बनी एक रचना दिखाई दे रही जिसको हम डबलेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये डबलेट का काउंट करते हैं, आ जाइए। डबलेट कितने हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट है और अंदर दो सिंगलेट है, इनको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर दो लोग हैं, मतलब इस व्यवस्था में परिधि की तरफ 9 डबलेट है और केंद्र में 2 सिंगलेट है। तो इस व्यवस्था को पुकारा जाता है 9+2, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट। तो ये आपके जो आंसर है उसमें दिखाई दे रहा है डी वाले आंसर में। आप ध्यान से देखें, डी वाले आंसर को देखें। डी वाले आंसर में लिखा है परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के 9 युग्म हैं, मतलब परिधि पर 9 जोड़े हैं और केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं का एक जोड़ा मतलब 2। और मैंने आपको डायग्राम में वही बताया, एक जोड़ा मतलब 2। यहाँ देखिए 2 सिंगलेट है, 2 मतलब एक जोड़ी। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा कि परिधि पर 9 युग्म, केंद्र में 1 युग्म। आइए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। कोशिका पर कंट्रोल किसका चलता है? हम में से हर व्यक्ति जानता है कि अगर एक कोशिका है तो उस कोशिका में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक हर चीज का रिमोट कंट्रोल है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम कर रहा है तो उसका भी रिमोट केंद्रक के पास है। हरितलवक कोई काम कर रहा है उसका भी काम कौन देख रहा है? केंद्रक। गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, कोई भी अंग जो भी कार्य करेगा उस सब का कंट्रोल किसके पास है? केंद्रक के पास। इसलिए हम केंद्रक को कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका को चिपचिपा चरित्र प्रदान करता है? वाह भाई, स्टिकी कैरेक्टर अंग्रेजी में। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड, विच कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। जीवाणु एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो कौन सी कोशिका का चित्र है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम अलग अलग परतों को देख सके तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। सबसे बाहर जो परत है जिसका नाम हमने क्या बोला है? कैप्सूल। ठीक, ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल का कैरेक्टर चिपचिपा होता है। अब यहाँ पर आपको कैप्सूल जो है आंसर में दिया नहीं है, लेकिन कैप्सूल का ही परत जब बहुत ज़्यादा पतला हो, चिपचिपा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, तो कैप्सूल के ऊपर एक पतली सी परत जो कि चिपचिपी होती है, उस कैप्सूल की चिपचिपी परत को ही क्या पुकारा जाता है? ग्लाइकोकेलिक्स। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम क्या है? मतलब कोशिका में सबसे बाहर कौन होता है? तो इसके लिए आपको मैं कोई सा भी डायग्राम बता दूं, कोशिका में सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है,
अगर वो इसी क्वेश्चन में पादप कोशिका बोल देता कि पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या होता है, तो हमारा जवाब होता कि कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है। इसी प्रश्न में वो बोल देता जीवाणु की कोशिका में, अभी पढ़ाया पिछले क्वेश्चन में, जीवाणु कोशिका में सबसे बाहर क्या होता है, तो हम शायद बोलते कैप्सूल होता है। जीवाणु कोशिका में सबसे बाहर कैप्सूल होता है। जंतु कोशिका में सबसे बाहर क्या होता है, तो जैसा आंसर दिया है प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहर होती है ना, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहर पाई जाती है। तो जैसा क्वेश्चन बेटा वैसा जवाब देना है। अगर आपको स्पेसिफाई करके पूछे पादप कोशिका में बाहर क्या है, कोशिका भित्ति, जीवाणु में कैप्सूल, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेसिथिन पाया जाता है। तो जब हम कोशिका झिल्ली की संरचना को पढ़ते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली, तो हम कोशिका झिल्ली की संरचना में एक जगह ध्रुवीय और अध्रुवीय सिरों को पढ़ते हैं। तो वो ध्रुवीय और अध्रुवीय सिरे एक लेसिथिन नाम के पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, तो लेसिथिन कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। जब हम पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डिटेल कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, न्यूक्लिक एसिड की दोहराई जाने वाली इकाइयां हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की रिपीटेड इकाइयां क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूक्लिक एसिड में 3 लोग मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये है नाइट्रोजनी क्षार, जिसका नाम है एडिनिन। नाइट्रोजनी क्षार जिसका नाम है एडिनिन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो है पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा के कोने पर जुड़ी हुई रचना दिखाई दे रही है फास्फेट। इन 3 लोगों से मिलकर एक इकाई बनती है। ठीक है, फास्फेट। 3 लोग कौन कौन से हैं मैंने बता दिए बोर्ड पर। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। अगर आप क्वेश्चन बोर्ड पर ध्यान से देख पा रहे हो तो ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक रिपीट होते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए कि ये नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह, ये तीनों मिलकर हो गए एक न्यूक्लियोटाइड। ये उसी न्यूक्लियोटाइड से लगा हुआ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उसी न्यूक्लियोटाइड से लगा हुआ तीसरा न्यूक्लियोटाइड, उसी न्यूक्लियोटाइड से लगा हुआ चौथा न्यूक्लियोटाइड। इस पूरी चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आप सबने पढ़ा है, इस चेन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अब ऊपर वाले डायग्राम में चले जाएं, सेम पॉलीन्यूक्लियोटाइड नीचे भी है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ देखिए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और दोनों के बीच में ये जो डंडे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट डीएनए का रिवीजन करा दिया है ना, कि आप अगर डीएनए भूल गए थे तो इसको देखने के बाद थोड़ा डीएनए याद आ जाएगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस चेन के कॉम्प्लीमेंट्री, इस चेन के संपूरक सामने एक और चेन होती है। ऐसी 2 चेन एक दूसरे में लिपटी हुई होती है, उससे बनी संरचना को हम डीएनए बोलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, और इसमें एक पट्टी जो घूम रही है वो एक पट्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उन दोनों चेन को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक, और भी डिटेल इसकी है पर इन शॉर्ट मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका चक्र का 2 बुनियादी चरण है ना। क्वेश्चन कोशिका चक्र मतलब सेल साइकिल का है। सेल साइकिल को यहाँ से देखते हैं जरा। कोशिका चक्र में 2 ही मुख्य भाग है बेटा, एक भाग का नाम है एम फेज और दूसरे भाग का नाम है इंटरफेज।
इंटरफेज को अगर हम देखें तो 3 छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है, G1, S और G2। तीनों मिलकर के इंटरफेज बनाते हैं। जब इंटरफेज कंप्लीट होता है, कोशिका एम फेज में एंटर होती है। एम फेज में 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अंत में साइटोकाइनेसिस, कोशिका आ जाती G1 फेज में। तो 2 मुख्य चरण कौन से पूछा जाए तो हम बोलेंगे एम फेज, इंटरफेज। हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसमें कोई अंतर हो, ये रहा एम फेज और इंटरफेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह स्थान जहां पर स्पिंडल तंतु, स्पिंडल एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द है तर्कु। तो तर्कु तंतु गुणसूत्र के जिस स्थान पर आकर जुड़ते हैं उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गुणसूत्र में एक सिकुड़ा हुआ भाग रहता है, उस सिकुड़े हुए भाग को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ लिखा है सेंट्रोमेरिक रीजन। उस सेंट्रोमेरिक रीजन पर, मतलब अगर आपको यहाँ से समझाऊं तो सेंट्रोमेरिक रीजन पर भी एक पट्टी पाई जाती है, इस तरह से सेंट्रोमेरिक रीजन पर एक प्लेट पाई जाती है, उस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक, तो सिकुड़ा हुआ भाग सेंट्रोमेरिक रीजन या सेंट्रोमियर है। उस सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्लेट है और उस प्लेट पर आकर आप देखिए स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं। ये रहे स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ जाके जुड़ रहे हैं? काइनेटोकोर पर। काइनेटोकोर एक प्लेट या डिस्क है जो किसके ऊपर पाई जाती है? सेंट्रोसोम के ऊपर। अगर आपको यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है, छोटा सा एक मैं और आपको स्पेसिफाई करने के लिए एक डायग्राम यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में ये डिस्क, इस डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, यहाँ डिस्क दिखाई दे रही है, इस डिस्क का नाम है काइनेटोकोर। और यहीं पर आकर तर्कु तंतु आपस में जुड़ते हैं, तर्कु तंतु गुणसूत्र से जुड़ते हैं। तो काइनेटोकोर अगर आपके पास कहीं आंसर है तो बहुत बढ़िया। वह स्थान जहाँ स्पिंडल तंतु गुणसूत्र से आकर जुड़ते हैं, काइनेटोकोर नहीं है, क्रोमोसोम भी नहीं है, सेंट्रियोल भी नहीं है, सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो काइनेटोकोर होता तो हम उसी को लगाते, लेकिन काइनेटोकोर नहीं है इसलिए हम सेंट्रोमियर आंसर लगा रहे हैं। अगला, जब एक जीव के गुणसूत्रों की आकृति के अनुसार चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है, मतलब हम एक चार्ट बनाते हैं, है ना। मान लो मनुष्य है, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं बेटा, 46 गुणसूत्र। और इन सारे 46 गुणसूत्रों को मैं एक चित्र द्वारा समझा रहा हूँ विस्तार पूर्वक, है ना। कि मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें पहला सेट बताया, फिर मैंने कहा दूसरा सेट थोड़ा अलग है, ऐसे 23 जोड़े बताना है और 23 जोड़ी गुणसूत्रों का पूरा डायग्राम बताना है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्रों का ऐसा चित्रात्मक प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? इडियोग्राम। किसी भी जीव के सभी गुणसूत्रों को चित्र सहित विस्तार पूर्वक समझाना इडियोग्राम कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन या जो हम बेसिक पढ़ते हैं बायोलॉजी का, जो कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के ओरिजिन का होता है, अगर हम ठीक से नोट्स पढ़ें तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस सीरीज में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कराया है। जल्द ही अगला लेक्चर प्लांट फिजियोलॉजी का अपलोड होगा, आप उसको देखें और बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।